चलो भैया, आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बेसिकली क्या होती है? हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम में कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल जो है ना, उसके अंदर जितने भी वो होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो आधे डिके हो चुके होते हैं। यानी कि अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, किसी भी मतलब रेडियो एक्टिव सैंपल यूरेनियम है, 10 ग्राम का यूरेनियम है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 50 मिलियन वो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई ना टोटल। तो 25 मिलियन कितनी देर में रह जाएंगे, वो हाफ लाइफ कहलाएगा। ठीक है, यानी कि रह जाएंगे 25, बाकी निकल चुके होंगे बाहर अल्फा बीटा गैमा की सूरत में। तो वो जितने टाइम में निकलेंगे ना, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर सेकंड हाफ लाइफ जब उतना ही टाइम फिर गुजरेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे यूरेनियम का हाफ लाइफ जो है वो है 10 साल। 10 साल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 10 साल में यूरेनियम आधा रह जाएगा। ठीक है, फिर अगले 10 साल में उसका आधा, यानी कि पहले अगर 50 मिलियन न्यूक्लियाई थे तो 25 मिलियन रह जाएंगे 10 साल में। उसके अगले 10 साल में 25 से 12.5 मिलियन रह जाएंगे। आधा आधा होता जाएगा। कौन जो सब्सटेंस होगा ना, न्यूक्लियाई होंगे, वो आधे आधे होते जाएंगे और टाइम उतना ही होगा, 10 10 साल। ठीक है, Yes, sir. तो कहेंगे अब डेफिनेशन देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू डिके। ठीक है, यानी आधा अनस्टेबल न्यूक्लियाई आधे डिके कितनी देर में हो जाते हैं, वो हाफ लाइफ, वो टाइम हाफ लाइफ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड एन अपॉन टू इज द हाफ नंबर ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेनिंग। यानी कि टोटल एन है, 10,000 है, तो 5,000 रह जाएंगे ना हाफ लाइफ के बाद। So hence the time taken for n nuclei to decay until n upon 2 nuclei are left behind is called as half life. ठीक है, therefore the time taken to decay to n upon 4, पहले n upon 2 हुआ, फिर n upon 4 हो जाएगा, नहीं उसका भी half will be 2 half life। जैसे मैंने भी बताया था कि 50 का 25, 25 का 12.5, तो 2t हो जाएगा वो टाइम। यानी कि हाफ लाइफ का टाइम तो कांस्टेंट है, वो ट्वाइस हो जाएगा। अगर 10 साल है तो 10 साल ही होंगे, लेकिन 2 बार गुजरेंगे तो 20 साल हो जाएंगे, एंड सो ऑन। बात समझ में आती है? जैसे यहाँ देखो, Yes, sir. एन था तो एन अपॉन 2 हुआ तो एक हाफ लाइफ गुजरी, एन अपॉन 4 हुआ तो 2 हाफ लाइफ गुजरी, एन अपॉन 8 हुआ तो 3 हाफ लाइफ गुजरी, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये आधा आधा होता जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। इसीलिए इसका ग्राफ इस तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ होता है ऐसे। यानी कि शुरू में तो बहुत ज्यादा, आप जब पहले हाफ लाइफ गुजरी तो इतना गैप आ गया, इतने सारे कम हो गए। फिर दूसरी हाफ लाइफ में थोड़ा कम हुआ। फिर तीसरी देखो, यहाँ ये एन है, एन अपॉन 2 है, इतना बड़ा गैप आ गया। एन से एन अपॉन 2 में इतना बड़ा एरिया, इतने सारे न्यूक्लिया नीचे खत्म हो गए। जब आप सेकंड हाफ लाइफ पे गुजरोगे, वो यहाँ आएगी। तो देखो ये गैप कितना कम हो गया, ये वाई एक्सिस पे गैप कम हो जाएगा ना, और नीचे जाओगे तो और कम हो जाएगा। कि ये एक्सपोनेंशियल डीके कर्व है, ये सीधा होता जाएगा, लेकिन कभी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। ये अप्रोच करता जाएगा एक्सिस को, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। आखिर में बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक एक दो दो न्यूक्लियाई निकल रहे होंगे 10 साल में। पहले 10,000 निकल रहे थे, 10 मिलियन निकल रहे थे, एक दो दो निकले आखिर, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के कर्व को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। एक्सपोनेंशियल का मतलब कि एक्सपोनेंशियल है, लीनियर नहीं है, कर्व है। और डीके का मतलब रिड्यूस हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है ना, नेगेटिव स्लोप इसका। So read the time graph during which radioactive nuclei decay to half the original value, that is n upon 2. This time gives the value of half life t half. ठीक है, precautions of handling the radioactive source radiation. रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस या सोर्सेज को हैंडल कैसे करते हैं, इसकी क्या प्रिकॉशंस होती हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। कि अगर कहीं रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़ाहिर है वो कैंसरस होता है, आपको डेंजरस होता है आपके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, तो हम उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, रखते कैसे हैं। टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीडेड टू बी टेकन। नंबर 1 है स्टोर द रेडियोएक्टिव मटेरियल इन अ लेड बॉक्स। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि लेड जो है वो गैमा को भी ब्लॉक कर देता है, तो लेड बॉक्स में रखें आप। ठीक है, वेयर द लेड लाइंड ग्लव्स एंड सूट इन द रेडियोएक्टिव लैब। रेडियो लैब में जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ से सोर्स आ जाए रेडियोएक्टिव, तो आप लेड लाइनिंग वाले ग्लव्स और सूट पहनेंगे वहाँ काम करते वक्त। शिफ्ट द रेडियोएक्टिव मटेरियल विद टोंग्स एंड फोर्सेप्स। टोंग और फोर्सेप्स क्या होते हैं, देखा होगा डॉक्टर्स को ऑपरेशन करते वक्त, कोई चीजें उठाते हैं तो अपने हाथ से नहीं उठाते, इतने बड़े टोंग और फोर्सेप्स होते हैं स्टील के। कोई जैसे ब्लड की कॉटन को निकालना है तो वो भी उसी से उठा के रखते हैं, ताकि आपको हाथ टच ना हो। Avoid drinking and eating during the lab experiment and radioactive with radioactive nuclei. क्यों? हो सकता है वो ड्रिंकिंग और ईटिंग मटेरियल के अंदर वो न्यूक्लियाई की रेडिएशन चली जाए जो आपको प्रॉब्लम करें। Hang the radioactive precautionary symbols in the region where radiations are present.
ये रेडियो एक्टिव प्रिकॉशनरी सिंबल होता है ये, ठीक है, ये आप लगा दो ताकि कोई और पर्सन जो है वो वहां पे ना आए, ताकि आपने तो प्रिकॉशन लिए, मैं दूसरा बंदा आ जाएगा गलती से तो उसने नहीं लिया होगा ना। ठीक है, बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, एक्टिविटी यूजेस क्या है भाई? फॉर स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स as bacteria and viruses are killed on exposure to gamma radiation. जब आप स्टेरिलाइज करते हो, यानी मेडिकल इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, जो इनसे आप सर्जरीज कर लेते हो, तो फिर उनको स्टेरिलाइज करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, बैक्टीरिया किल करने पड़ते हैं। तो फिर उनको आप क्या करते हो, रेडियो एक्टिव गैमा रेस की रेडिएशन थ्रो करते हो उन पर, ताकि उनके अंदर के तमाम बैक्टीरिया रिमूव हो जाए। ठीक है, या कीमोथेरेपी जो होती है कैंसर के लिए, वो उसमें भी यूज होता है। These radiations are used as tracers in a medical as well as in industries. For example, tracer elements are used to check the thyroid glands and brain tumors, wear and tear of moving parts of machinery, leakage of water from underground water pipes, etc. क्योंकि देखो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो आप इनसे अलग अलग चीज चेक कर सकते हो। थायराइड के ग्लैंड्स चेक कर सकते हो कि वो कितनी मोटे ग्लैंड्स हैं, कहाँ पर ब्लॉकेज है, ताकि वहाँ रिफ्लेक्शन हो रही नहीं हो रही, पेनिट्रेशन स्लो हो रही है नहीं हो रही है। ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन के अंदर ट्यूमर्स बनने, उसकी आपको ट्रेसेबिलिटी बता देगी ये। वेयर एंड टेयर का मूविंग पार्ट्स में बीच में गैप्स हैं, तो उससे गुजर जाएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो वो आपको बता देगी। लीकेज है वाटर पाइप के अंदर, उधर आप इसको फायर करोगे तो ये इतनी जल्दी इतनी दूर तक चली जाती है कि आपको फौरन आंसर आया था। Third, deep penetration of gamma rays is used to detect faults in welding inside cracks of machines or engines. क्योंकि पेनिट्रेशन गैमा की बहुत ज्यादा होती है, तो छोटे से छोटी जगह से भी और मोटी से मोटी जगह से भी गुजर जाएगी। The gamma rays are also used to check the thickness of rolled sheets of metal, पेपर और प्लास्टिक, यानी कि कोई मोटे ये रोल्ड शीट्स होती है, पूरा बंडल पड़ा हुआ है ना, आप गैमा से उसको गुजारो, उससे गुजारो गैमा को, तो उसकी थिकनेस आप मेजर कर लोगे। पेपर से गुजार लो, तो बड़े बड़े बंडल्स हैं, उनको ज़ाहिर है मेजर करने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो आप गैमा को गुजार दो, तो गैमा की स्पीड जितनी स्लो हो जाएगी उसके अंदर से, उसके प्रोपोर्शनल आपको थिकनेस मिल जाएगी। ड्यू टू फिजन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, वो बेसिकली क्या देता है, वो एक आपको प्रोडक्ट देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं हम, फिजन रिएक्शन करते हैं, यूरेनियम यूज करते हैं। ये भी एक अच्छा यूजेज है रेडियो एक्टिविटी का। फिर है कोबाल्ट डिकेज विद द इमिशन ऑफ बीटा एंड गामा रेज। कोबाल्ट भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है। ये जब डिके होता है तो बीटा और गामा रेज निकलती हैं। दीज रेडिएशन आर यूज्ड टू किल द कैंसरस सेल्स। जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना, जब कीमोथेरेपी करते हैं, उसके अंदर कोबाल्ट 60 जो है ना, उसका आइसोटोप यूज होता है। वो क्या करता है, उसके अंदर बीटा और गामा रेस जो निकलती हैं, वो हम फायर करवाते हैं किस पे, कैंसर सेल्स पे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कैंसर सेल्स उसकी वजह से, हाई इंटेंसिटी होती है इनकी। सिक्स्थ है, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव कार्बन, कार्बन तो 12 होता है नॉर्मली, लेकिन कार्बन 14 का जो आइसोटोप है ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ये कहाँ कहाँ होता है, ये लिविंग प्लांट्स में होता है। लिविंग प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन 14 एंड देयरफॉर बिकम स्लाइटली रेडियो एक्टिव। ह्यूमन के अंदर भी होता है, हाँ। ये कार्बन 14 से ही तो हम मेजर करते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है, कोई बंदा कब मरा है, कोई ट्री कब गिरा है, कितने सालों पहले। होता क्या है, जैसे ही कोई ट्री ट्री जो है वो गिरता है, कोई प्लांट टूटता है ना, तो ये कार्बन 14 डिके होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू होता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है। तो फिर हम उसकी हाफ लाइफ से मेजर करते हैं कि कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है, तो इसका मतलब कितने साल पुराना दरख्त होगा ये। So when a tree decays, the radioactive carbon present inside it will begin to decay. By measuring the activity of carbon 14, activity क्या होती है? ये बेसिकली एक्टिविटी वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि कितना इसमें से कार्बन 14 खत्म हो चुका है। तो जितना खत्म हुआ होगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 से। तो फॉर एग्जाम्पल समझो कि हमें पता चला कि जो मटेरियल है कार्बन 14 का, वो n/8 या n/4 पॉइंट कर रही है, तो हम कहेंगे अच्छा इसमें से यानी कि 3 या 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। और अगर एक हाफ लाइफ 10 साल की है, तो 40 साल पुराना दरख्त। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक बिल्कुल आर्बिट्री वैल्यूज बता रहा हूँ मैं। सो द एज ऑफ, एक मिनट, by measuring the activity of carbon 14, the age of archaeological findings can be determined. The procedure is called carbon dating. इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। जो कार्बन 14 खत्म होता है ना, डीके होता है ना, इसको कार्बन डेटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसी की मदद से हम फाइंड करते हैं
कि कोई भी एलिमेंट कब डिके होना शुरू हुआ था, कितना पुराना है। नेक्स्ट हमारे पास है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, जो कि बहुत मशहूर इक्वेशन है। आइंस्टाइन ने रिलेट किया था एनर्जी को और मास को। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई अगर कोई मास जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिव मूव करना शुरू कर दे, इक्वल वेलोसिटी से नहीं, कंपैरेटिव वेलोसिटी यानी कि आधी या उससे 1/4 टाइम्स जो भी, तो बेसिकली होता ये है कि वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा ये एक डिफरेंट टॉपिक है जो आपका अभी कोर्स का पार्ट नहीं है, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। अभी हम इसको यहाँ यूज क्यों कर रहे हैं अभी मैं दिखाता हूँ। हम इसको यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस पढ़ने के लिए। आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो कैसे जनरेट करते हैं, वो इन प्रोसेस से जनरेट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है, हम एक हैवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करवाते हैं। एक हैवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से जब बम्बार्ड कराते हैं ना, तो क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना वो क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं जो कि उस हैवी न्यूक्लियस से कम मास रखते हैं। और क्या होता है, तीन न्यूट्रॉन निकल आते हैं और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल आती है। तो ये एनर्जी हम यूज करते हैं फिर अपने जनरेटर को मूव कराने के लिए ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। सही है, ये इतनी ज्यादा होती है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, अच्छी खासी ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने क्या किया, हमने यूरेनियम यूज किया। यूरेनियम का 235 मास नंबर है, 92 प्रोटॉन नंबर है। इसके साथ हमने एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, तो आंसर में हमारे पास क्या, बेरियम आया और क्रिप्टॉन आया। तो देखो बेरियम जो है ना, उसका जो मास है ना, मास नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, मास की बात कर रहा हूँ। मास जो है, एक मोल बेरियम जो है ना और एक मोल क्रिप्टॉन, दोनों को ऐड करूंगा ना, एक मोल यूरेनियम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि मास लॉस हो जाएगा, लाइटर न्यूक्लियाई में आ जाएगा। यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस टूटा, दो लाइटर न्यूक्लियस में, तीन न्यूट्रॉन में और एनर्जी में। तो एनर्जी कहाँ से आई, ये एनर्जी डिफरेंस ऑफ मास की वजह से आई। जो बेरियम और क्रिप्टॉन का जो मास ऐड किया ना मैंने, तो ये यूरेनियम से कम बन रहा है। तो इसका मतलब वो जो मास लॉस हुआ है वो उसको मैं यहाँ डालूंगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि वो बॉन्ड्स ब्रेकिंग हुई ना, यहाँ पर यूरेनियम के बॉन्ड्स ब्रेक हुए, बेरियम क्रिप्टॉन बना और जो बाकी एनर्जी बची उसको यहाँ पर हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं कि क्या है ये। The splitting up of a heavy nucleus into two lighter nuclei with a release of energy is called fission. The fission reaction is described by this equation. अब देखो इक्वेशन बैलेंस है, ऊपर 235 है, एक न्यूट्रॉन है तो 1 हो गया, 236 हो गया लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ देखते हैं 141 प्लस 92, 141 प्लस 92 कितना होता है, बताइए भाई, एनी आइडिया। ऐड कर लो, 141 प्लस अगर 100 करते हैं तो 241, 241 में से 8 माइनस किया तो 233, 233, इसमें तीन न्यूट्रॉन ऐड कर दिए, 236 बन गया, बराबर हो गया 235 प्लस 1 236। तो मास नंबर के हिसाब से बराबर है। नीचे 92, 92 में जीरो ऐड किया, न्यूट्रॉन का कोई प्रोटॉन नंबर नहीं होता। यहाँ के 56 प्लस 36, 56 प्लस 36 कितना होता है, 92, और न्यूट्रॉन का भी जीरो प्रोटॉन नंबर, 92 बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, so the total mass of product particles on the right hand side of the equation is less than the total mass of the particle on the left hand side of the equation. So according to the Einstein mass energy equation, E equals to mc square, the decrease in the mass is converted into energy. When neutron is bombarded with heavy nucleus U, uranium, then uranium splits into lighter nuclei, barium and krypton, and a huge amount of energy is released. And this energy can be used to produce electricity. ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन। कोई सवाल है तो बताइए। हेलो। क्लियर सर। अच्छा, अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। फ्यूजन रिएक्शन थोड़ा सा रिवर्स है। फ्यूजन रिएक्शन, फिजन में क्या होता था, एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियर में ब्रेक हो जाते थे। अच्छा, तो फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन में ये है कि दो लाइटर न्यूक्लियर को जब आप वो करोगे ना, फ्यूज करोगे ना, तो ये वो कन्वर्ट हो जाएगा एक हैवी न्यूक्लियस में। ठीक है, तो फ्यूजन नाम से ये जाहिर है कि फ्यूज करने से बन रहा है।
तो आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, एक आइसोटोप हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, एक ट्राइटेरियम, इन दोनों को ऐड किया तो हीलियम बन गया। तो ये दोनों लाइटर थे, हीलियम हैवियर है, हीलियम और एक न्यूट्रॉन निकला और बहुत सारी एनर्जी निकली। अच्छा, ये जो एनर्जी है ना, ये फिजन से भी ज्यादा 10 टाइम ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन मसला ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए ना कोई 10 मिलियंस के बराबर जो है ना टेम्परेचर चाहिए होता है, डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अर्थ पे कहीं हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ सन पे होता है। सन पे इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वहां पर ये फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है, खुद ब खुद होता रहता है। हमने अर्थ पे जो होता है ना, हमारे पास ये सिर्फ फिजन होता है, और फिजन की भी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हमारे लोग अगर वो यूज कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी कोई मसला ही नहीं रहेगी। लेकिन बस ये कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमें न्यूक्लियर मटेरियल यूज करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उससे एटम बॉम्ब भी बनता है ना। वरना अगर हम उससे यूज करें तो हमारी बिजली इतनी ज्यादा सस्ती पड़ जाएगी कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खैर, ये एक और टॉपिक है। हम यहाँ से फ्यूजन पढ़ते हैं। The fusing up of two lighter nuclei to produce a heavy nucleus with the release of energy. फ्यूजन क्या है, दो लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करो, मिक्स करो आपस में, तो एक हैवी न्यूक्लियस बने। उल्टा है फ्यूजन था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई, एक आपने हाइड्रोजन 2 का आइसोटोप यूज किया, एक आपने हाइड्रोजन 3 का आइसोटोप यूज किया, आपको प्रोडक्ट में क्या मिला, हीलियम मिला और एक न्यूट्रॉन मिला, और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली जो कि फिजन से भी ज्यादा है। तो हम डिस्क्राइब करते हैं इसको, इन सनलाइट न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस हैवी हीलियम न्यूक्लियस एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। सनलाइट क्यों कहा हमने, क्योंकि सन पे ही होता है ये रिएक्शन, अर्थ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ट्रिगर करने के लिए मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, जो कि अर्थ पे आप दे ही नहीं सकते। Fusion occurs only in sun and stars because a temperature approximately 100 million degrees centigrade is required to overcome strong forces of repulsion between the nuclei. ठीक है, तो इतना टेम्परेचर सन पे और स्टार्स पे होता है, तो वहीं पे रिएक्शन हो रहे होते हैं। Fission reactor for use in power station. Key points: in nuclear reactor, by the fusion of यूरेनियम न्यूक्लियाई, ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब हम फिजन की बात करें, फ्यूजन की नहीं कर रहे, पहले वाले की बात कर रहे हैं कि पावर प्लांट्स में, पावर स्टेशन में क्या हो रहा होता होगा। सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर ये रिएक्शन होता है, फिजन रिएक्शन। बाय फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई, ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ हीट। हैवी अमाउंट ऑफ हीट आएगी। ये कहाँ यूज होगी, द हीट इज प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम इन द बॉयलर्स। काम वही करना है, पहले भी यही था ना, स्टीम बनाते थे बॉयलर्स के अंदर। वो क्या था, कोल से बनाते थे, यहाँ पे इससे बनाते हैं। तो ये ज्यादा हीट देगा, ज्यादा प्रेशर देगा, ठीक है। द स्टीम इज देन यूज्ड टू ड्राइव द टरबाइन। स्टीम का प्रेशर आएगा, टरबाइन को रोटेट करवाएगा। द टरबाइन रोटेट द जनरेटर व्हिच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रोसीजर वही है, सिर्फ सोर्स चेंज है, सोर्स एनर्जी चेंज है। कहीं पे आइडल आइडल है, या कहीं पे काइनेटिक से पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी बन रही है, वो टरबाइन घुमा रही है। कहीं पे कोल से हीट बन के, स्टीम बन के टरबाइन को घुमा रही है। कहीं पे न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है, वो बॉयलर में स्टीम बना रही है, और स्टीम से फिर टरबाइन को घुमा रही है, फिर वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हेलो, एनी कंफ्यूजन बेटा? No, sir. मुझना तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या मिस हुआ है? जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की भी है, तुम इसको आराम से सुन लेना, कोई मसला हो तो मुझसे अलग से भी समझ लेना, ठीक है। जी सर। क्या हो गया, लेट हो गई आज? जी सर, मोबाइल बंद पड़ा हुआ था, तो चार्जिंग बहुत कम थी, इसके खुल नहीं रहा था। ओहो, चलो कोई बात नहीं, तुम इसको सुन लेना, इंशाल्लाह मसला होगा नहीं। अगर हो तो मुझे बता देना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। जी सर। अभी फ्यूजन रिएक्शन समझ में आ गया, फिजन और फ्यूजन? सर थोड़ा थोड़ा आया, क्योंकि मोबाइल वो। थोड़ा सा मैं, चलो इसको रिव्यू दे दूं। देखो, फिजन और फ्यूजन में क्या फर्क है, दो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। फिजन रिएक्शन में ये होता है कि जो है दो लाइट, एक हैवी न्यूक्लियस जो है ना, दो नाइट्रन न्यूक्लियाई में टूट जाता है, ठीक है। ये देखो, ये फिजन है, यूरेनियम है, ये हैवी है, इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किए इसने और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की। ये एनर्जी कहाँ से आई,
ये बेसिकली एनर्जी जो है ना, जैसे मैं बेरियम और क्रिप्टॉन के मासेस को ऐड करूँ ना, तो ये मास जो है ना यूरेनियम के मास से कम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ मास का लॉस हुआ है, मास निकला है यहाँ से, कहीं गायब हुआ है। वो कहाँ गायब हुआ है? वो इस एनर्जी, इस इक्वेशन के तहत एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। द लॉस ऑफ मास is converted into energy which can be calculated by this equation, E is equal to mc square, where c is the speed of light। ठीक है, तो ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई। तो यही हम करते हैं रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी हासिल करने के लिए हम ये रिएक्शन करवाते हैं, इसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और फ्यूजन में उल्टा है, फ्यूजन में क्या होता है, हम दो लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियस बनता है हीलियम। दो हाइड्रोजन को हमने फ्यूज किया अलग अलग आइसोटोप्स को, तो हीलियम बन गया, न्यूट्रॉन निकला, एनर्जी निकले। ये एनर्जी फिजन से बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए 100 मिलियन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है आपको, जो कि सिर्फ सन पे ही हो सकता है। ठीक है, जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट से आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर आप वीडियो पूरी सुन लेना। हमारा ये टॉपिक है स्टार फॉर्मेशन, जो कि हमारे कोर्स का गालिबन इस बुक का लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है। एक और चैप्टर है वो मैंने अलग से प्रिपेयर किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर समझाऊंगा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का नए टॉपिक्स हैं जो मैंने अलग से बनाए हुए, इसमें नहीं है। स्टार फॉर्मेशन कैसे होती है, ये पूरा हमें उसमें पढ़ना है कि स्टार का तरीका क्या है, किस तरह एक स्टार फॉर्म होता है। A star is formed out of cloud of cool dense molecular gases। ठीक है, जो स्टार फॉर्म होता है ना, वो कूल और डेंस मॉलिक्यूलर गैसेस के क्लाउड से फॉर्म होता है। इन ऑर्डर फॉर इट टू बिकम अ पोटेंशियल स्टार, द क्लाउड नीड्स टू कोलैप्स एंड इंक्रीज इन डेंसिटी। यानी कि अगर एक पोटेंशियल स्टार, जिसमें स्टार बनने की पोटेंशियल हो जिस क्लाउड में, उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, उसको जो है उसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए, इतना डेंस हो जाए, इतना हैवी हो जाए, और फिर वो कोलैप्स करे एक दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूलर डेंस मॉलिक्यूलर गैसेस के मॉलिक्यूल से। ठीक है, यानी दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जब कोलैप्स करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे देखते हैं। देयर आर टू कॉमन वेज दिस कैन हैपन। इट कैन ईदर कोलाइड विद अनदर डेंस मॉलिक्यूलर क्लाउड, एक तो ये हो सकता है कि वो एक ये वाला क्लाउड दूसरे डेंस मॉलिक्यूलर क्लाउड से कोलैप्स कर जाए, कोलाइड कर जाए, और इट कैन बी नियर इनफ टू एनकाउंटर द प्रेशर कॉज्ड बाय जायंट सुपरनोवा। भाई या तो ये हो कि भाई इसके पास इतनी एनर्जी हो कि ये इनकाउंटर कर जाए, उससे टकरा जाए एक जायंट सुपरनोवा। जायंट सुपरनोवा क्या होता है, ये हैवी क्लाउड होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा हैवी क्लाउड होता है। सो सेवरल स्टार्स कैन बी बॉर्न एट वंस विद द कोलिजन ऑफ टू गैलेक्सीज। बहुत सारे स्टार्स बॉर्न होते हैं जब टू गैलेक्सीज आपस में टकराती है ना, बट इन बोथ केसेस हीट इज नीडेड टू फ्यूल दिस रिएक्शन which comes from the mutual gravity pulling all the material inward। अब क्या होता है कि ये जब कोलिजन होता है ना, तो सारे क्लाउड्स को एक हीट एनर्जी, एक पर्टिकुलर हीट चाहिए होती है, जो उनको मिल जाए तो वो स्टार बन जाते हैं, वरना फिर गिर जाते हैं, नहीं बनते, जाया हो जाते हैं। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो आती है उन तमाम स्टार्स, वो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के अपने म्यूचुअल ग्रेविटी से, जो इनको अंदर की तरफ खींचती है, पूरा एक डेंस क्लाउड बनाती है, ताकि ये फैले नहीं, एक जगह जमा हो जाए। फिर होता क्या है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ द न्यू बॉर्न स्टार। ये बड़ी जरूरी चीज होती है, इससे पता चलता है कि स्टार बनेगा या नहीं बनेगा। साइज ऑफ द न्यू बॉर्न स्टार विच इज कॉल्ड अ प्रोटोस्टार। यहाँ प्रो स्टार लिखा है, प्रोस्टार नहीं प्रोटोस्टार। सो द स्मॉल प्रोटोस्टार विल नेवर हैव इनफ एनर्जी टू बिकम एनीथिंग बट अ ब्राउन डॉफ। स्मॉल प्रोटोस्टार जो है ना, वो स्टार नहीं बन पाता, वो ब्राउन डॉफ बन जाता है। यानी कि ब्राउन डॉफ इज लाइक अ वेरी मैसिव जुपिटर। A brown dwarf is a substellar object that cannot maintain high enough temperature to perpetuate hydrogen fusion to helium। ब्राउन डॉर्फ के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, इतना टेम्परेचर उसका हाई नहीं हुआ होता। हमने कहा था ना, टेम्परेचर हाई होगा तो फ्यूजन करेगा, तो इतना टेम्परेचर नहीं होता कि वो अपनी जो है ना लाइफ मेंटेन करे और जो है फ्यूजन रिएक्शन करे और हीलियम में कन्वर्ट हो जाए। बट सम ब्राउन डॉर्फ कैन टेक्निकली बी कॉल्ड स्टार्स डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल composition, but the end result is the same। It will cool slowly over billions of years to become the background temperature of the universe। होता क्या है, ब्राउन डॉर्फ कुछ भी नहीं होता, स्टार नहीं बनते, बिलियंस ऑफ ईयर में जाके वो कूल डाउन हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं, और वो अपना टेम्परेचर लूज कर जाते हैं यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, स्टार नहीं बनते। स्टार को बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि फ्यूजन करें और कंप्लीट स्टार बने। स्टार का टेम्परेचर हाई है, हमें देखने से इतना चमकता हुआ दिखता है ना, इतना ज्यादा शाइन कर रहा होता है, वो बेसिकली उसकी हाई टेम्परेचर की वजह से होता है।
So medium to large protostar can take one of two paths depending upon the size. अब क्या होता है, स्मॉल प्रोटोस्टार तो नहीं बनते, ठीक है। अब मीडियम और लार्ज प्रोटोस्टार क्या करते हैं, वो स्टार बन जाते हैं, लेकिन उनके दो मेथड हैं, मीडियम का अलग है और लार्ज का अलग है। इनके साइज पर डिपेंड करता है। इफ दे आर स्मॉलर देन द सन, अगर मीडियम वाले जो सन से छोटे होंगे, ठीक है, दे अंडरगो अ प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन। जो सन से छोटे होते हैं ना प्रोटोस्टार, वो कौन सा फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन, यानी कि दो प्रोटॉन आपस में कोलाइड कर जाएंगे और जो है उनका फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा, और वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने ऊपर देखा था रिएक्शन ये वाला, कि दो हाइड्रोजन जो है वो आपस में कोलाइड किए और हीलियम में कन्वर्ट हो गए। ये तो मीडियम साइज वाले प्रोटोस्टार में होता है जो सन से छोटे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ दे आर लार्जर देन द सन देन दे अंडरगो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल टू कन्वर्ट हाइड्रोजन टू हीलियम। अब इसमें क्या होता है, इनके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन नहीं होगा, इनके अंदर फ्यूजन होगा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीनों, ये तीनों मिलके हीलियम बनेंगे, जिसको CNO साइकिल कहते हैं। सो द डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व। दोनों में क्या फर्क है, रिएक्शंस में हीट इन्वॉल्व। CNO साइकिल में हीट ज्यादा चाहिए होती है। द CNO साइकिल हैपेंस एट अ मच हायर टेम्परेचर देन PP चेन रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाटएवर द रूट इज, अ न्यू स्टार हैज फॉर्म। कोई भी तरीके का हो, दोनों सूरत में स्टार बन जाता है। The life cycle of a star is dependent upon how quickly it consumes the hydrogen, ठीक है। जितनी जल्दी हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा उतनी जल्दी हीलियम में कन्वर्ट होगा और उसकी लाइफ डिसाइड होगी हिसाब से। For example, small red dwarf stars can last hundreds of billions of years, while large supergiants can consume most of their hydrogen with comparatively short few millions years. यानी कि जो जो बड़े सुपर जायंट्स होते हैं, बड़े स्टार्स होते हैं, वो फ्यू मिलियंस ऑफ इयर्स में हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि मीडियम जो होते हैं, स्मॉल रेड ड्रॉप्स, उनको बिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। So once a star has consumed most of its hydrogen, it has reached to its maturity stage, and this is how a star forms. Clear हुआ कॉन्सेप्ट? ये दो मेथड है भाई, एक आपका जो है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन से हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा, स्टार बन जाएगा, वो होगा मीडियम। और जो लार्ज स्टार होंगे, सन से बड़े होंगे, वो CNO साइकिल से बनेंगे, वो कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों में क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, और हाई टेम्परेचर होगा तो ही स्टार बनेंगे, वरना क्या होगा, जाया हो जाएंगे। जो स्मॉल प्रोटोस्टार हो जाते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो बैकग्राउंड रेडिएशंस में चले जाते हैं और वो यूनिवर्स का टेम्परेचर सिर्फ इंक्रीज कर देते हैं, खुद ठंडे हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? हेलो मुझे बेटा, कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो जी सर। बेटा, कोई सवाल समझ में आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो रहने ना, जी बेटा, आपके पास पेपर्स रहने ना, वहां से वो वर्ड से बाबा भी